लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान महापर्व मतदान का जहां मध्य प्रदेश की बची हुई 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है। बता दें इंदौर, उज्जैन, धार, रतलाम, देवास, मंदसौर, खरगोन और खंडवा में वोट डाले जा रहे हैं। जो आपको बता दें 4 जून को नतीजे आएंगे और प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। इसके पहले 3 चरणों में मतदान संपन्न हो चुके हैं। 21 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। 74 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। जहां आपको बता दें 1,63,70,654 मतदाता मतदान करेंगे। उसमें आपको बता दें 69 पुरुष और 5 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। तो देखिए लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान, और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो आखिरी चरण का मतदान मध्य प्रदेश में 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिसमें आपको बता दें 1,63,70,654 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। 69 पुरुष और 5 महिला उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। जहां 4 जून को नतीजे आएंगे और उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम से बाहर आएगी। क्योंकि इंदौर, उज्जैन, रतलाम, खंडवा, खरगोन, देवास, मंदसौर और धार सीट पर ये वोटिंग जारी है। जहां सुबह 7 बजे से मतदान जारी है और बीएसटीवी पर लगातार हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। और सबसे पहले जो है पल पल का अपडेट बीएसटीवी पर दे रहे हैं। आज दिन भर इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए खास पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। एडिटर इन चीफ प्रवीण दुबे भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रवीण जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया पूर्वी। और सबसे पहले मैं उन खास मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं मंजरी जैन, बीजेपी की विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है मंजरी जी का। दूसरी मेहमान है संगीता शर्मा, कांग्रेस की विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता है। संगीता जी की बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, पवन देवलिया। पवन जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो फिगर हमारी सहयोगी पूर्वी ने आपको बताया, हालांकि बहुत ही शुरुआती हैं, अभी 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज नहीं आया। तो अब हम ये कम से कम कह सकते हैं जो पहले 2 चरण में लगातार रट रहे थे कि प्लीज निकलिए वोट करिए, प्लीज निकलिए वोट करिए, संभवतः अब जो है वो हमारा वोटर एमपी का इन 8 सीटों का जागरूक हो चुका है और ठीक ठीक चल रहा है। अभी इसे हम कम की श्रेणी में तो कम से कम नहीं ला सकते। पवन जी सहमत होंगे इस बात से कि भाई जब थोड़ा दोपहर हो जाएगा और अगर कम रहा तो फिर उस पर बात करेंगे। पहले तो बात कर लेते हैं इन्हीं इलाकों की जिसके बारे में कहा जाता है कि भाई मालवा जीतो, एमपी जीतो। तो मालवा निमाड़ के इलाके में ये चुनाव चल रहा है। शुरुआत करते हैं मंजरी जी से। क्या उम्मीद मंजरी जी? देखिए अभी तक 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं और तीनों में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में आस्था है, विश्वास है, और मैं समझती हूँ कि वोटरों में उत्साह भी है। और अभी जो हम देख रहे हैं मालवा और निमाड़ की आप जो बात कर रहे हैं, तो ये तो बीजेपी का गढ़ रहा है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर भी अच्छी बढ़त हमें मिलेगी और अच्छे रिकॉर्ड मतों से हम जीतने वाले हैं। इंदौर तो आप देख ही रहे हैं, धार जीत गए वहाँ तो बिल्कुल बिल्कुल। तो सभी जगह मैं समझती हूँ कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है और माननीय मोदी जी के प्रति लोगों की जो विश्वास है, उनकी गारंटी के प्रति, तो वो विश्वास जो है वो जनता में अब दिखता है कि हमने किस तरह गरीब के उत्थान के लिए काम किए, देश के विकास के पथ पर हमने कैसे आगे बढ़ाया। आज दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में हम स्थापित हुए हैं और तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। विकसित राष्ट्र बनाने की जो बात माननीय मोदी जी करते हैं, तो निश्चित तौर पर हम उस पर काम कर रहे हैं। मोदी जी का एक विजन है कि हमें देश को विकसित बनाना है, तो हम उस पर बहुत आगे निकल चुके हैं। निश्चित तौर पर संगीता जी की उम्मीदों पर एक बार दृष्टिपात कर लेते हैं। संगीता जी, क्या उम्मीद और आपको क्या लगता है कौन सा एजेंडा आपके फेवर में वहां काम करेगा, अगर करेगा तो? प्रवीण जी देखिए, जो मालवा निमाड़ क्षेत्र है उसमें आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र भी आता है और आदिवासियों के लिए जो कांग्रेस पार्टी ने कार्य किया है, जहां आदिवासियों के लिए, उनके अधिकार के लिए, उनकी भूमि के लिए, उनका पैसा एक्ट के लिए, तो ऐसे सारी जो कार्य हैं, हमने मनरेगा के माध्यम से उनको रोजगार देने का भी कार्य किया है। तो आदिवासी वर्ग जानता है कि कांग्रेस जो बोलती है वह करती है, परंतु भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल बोलते हैं, कार्य नहीं करते हैं। और हमेशा से उनका विश्वास कांग्रेस पर ही रहा है। बीच में जरूर ये बहला फुसला लेते हैं, उनको कभी चप्पल दे देते हैं तो कभी साड़ी दे देते हैं, तो इस तरीके की बहला फुसला लेते हैं, मोदी जी के नाम पर उनको भ्रमित भी कर देते हैं। परंतु आदिवासी वर्ग बड़ा समझदार है, वो समझ रहा है कि कौन सही है और कौन गलत है। आज देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता अपने मैनिफेस्टो के बारे में बात नहीं कर रहा। प्रवीण जी, अगर आप उनसे पूछेंगे कि किसानों के लिए आप क्या करने जा रहे हैं, मैनिफेस्टो में आपने क्या लिखा है, उनके पास जवाब नहीं है। अगर आप पूछेंगे कि महिलाओं के लिए कौन सी योजना आप लेकर आ रहे हैं, उनके पास जवाब नहीं है। जब आप प्रश्न करेंगे तो वो कह देंगे मोदी जी है ना, मोदी जी की गारंटी है ना।
अरे मोदी जी की गारंटी तो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। उन्होंने 2 करोड़ रोजगार का बोला था, आज 20 करोड़ रोजगार देना थे। रोजगार के नाम पर मोदी जी इधर उधर झांकते हैं। अब इन चुनाव के वक्त इंटरव्यू दे रहे हैं, जब इंटरव्यू देना चाहिए था, जब लोग पूछ रहे थे कि रोजगार कब देंगे, तब इनके पास जवाब नहीं था। ये अग्निवीर योजना लेकर आ गए, सैनिकों का अपमान भी कर दिया और सैनिकों को 4 साल बाद बाहर कर हमको तो देंगे। लगातार तो चर्चा करना है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं एक बार पहले कि ये बिहार की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा में उन्होंने माथा टेका, अरदास की और उसके बाद लंगर वाले एरिया में गए, खाना बनाया, रोटियां भी बेली और खुद परोसा भी। तो ये एक अलग तरह का रंग है लोकतंत्र का। आप देख रहे होंगे बिहार की ये तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, एक गुरुद्वारे में उन्होंने माथा टेका, अरदास की, रोटियां भी बेली, खाना बनाया और फिर उसके बाद परोसा भी। इस तरह की तस्वीरें आप देख रहे होंगे। ये हमारे स्टेट से बाहर की हैं लेकिन प्रधानमंत्री की तस्वीरें। पवन जी को इन कर लेते हैं एक बार। पवन जी, अमूमन ये कहा जाता है कि भाई जो मालवा इलाका है वो लहर पे सवार होता है, किसी ना किसी लहर पे। हम देख रहे हैं इमरजेंसी के वक्त से लेकर और अब तक बीच बीच में कई बार 1-2 सीटों का हुआ, अदरवाइज पूरी की पूरी दे देता है वो जिस लहर के साथ वो जाता है। इस बार तो कोई लहर नहीं है। फिर देखिए प्रवीण जी, अभी अगर पिछले 2 दशक के चुनाव पर अध्ययन करें तो निश्चित रूप से मालवा जो है वो भाजपा का या आरएसएस का गढ़ जैसा दिख रहा है। अगर झाबुआ रतलाम में छोड़ दें, कांतिलाल भूरिया जो है वो कांग्रेस की प्रयोगशाला ही है पूरी जी, और सारे प्रयोग जो है वो झाबुआ, रतलाम और धार में संघ जो है वो करता रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो जद्दोजहद है वो परसेंटेज बढ़ाने की हो सकती है। और कांग्रेस की में एक जो कमी देखी गई इस चुनाव में कि उनके कोई नेता ऐसी कोई अपील करते हुए नहीं आए दिखे। जैसा कि अभी संगीता जी बता रही थी कि बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन ये कमियां गिनाने वाला कोई नेता नहीं था। आप देखें कि इंदौर का जो प्रत्याशी था कांग्रेस का वो विड्रा हो गया, वहीं से प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी आते हैं और बड़े नेता जो हैं वहाँ कहीं आप देखेंगे संसदीय क्षेत्रों में राहुल गांधी जरूर आए थे धार और घूम के गए, नेता प्रतिपक्ष भी धार के हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई संभावना ऐसी है। वर्तमान में तो एक तरफा माहौल जैसा समझ में आ रहा है। भूरिया जी के मुकाबले में पा रहे हो आप कहीं? भूरिया जी व्यक्तिगत रूप से पिता पुत्र की जो जोड़ी है, दोनों मिलकर जो है भाजपा से लड़ रहे हैं। आप देखिए कि वहाँ दिग्विजय सिंह जी भी नहीं पहुँचे, कमलनाथ जी भी नहीं पहुँचे, उनके लिए कैंपेन करने वाला कोई नेता नहीं। उनके बयानों की बार बार बात हो रही है, उन्होंने कुछ कहा कि 2 पत्नियाँ जिनकी होंगी उनको वो हम, तो ये सब चीज़ें जो है मुझे लगता है कि कांग्रेस उस दिशा में गंभीरता से नहीं लड़ रही है। अगर गंभीरता से होती तो मुझे लगता है कि मालवा में 2 सीटें खंडवा और झाबुआ रतलाम, ये 2 सीटें कांग्रेस अपना दावा कर सकती थी। लेकिन अभी अमूमन ये लगता है कि कुछ मतदान का जो प्रतिशत आएगा उसके बाद कुछ और विचार विमर्श किया जा सकता है। मंजरी जी को इन करेंगे और साथ साथ हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमारे जो भी सहयोगी जहां जहां से भी हैं और जो ताज़ा बिल्कुल अपडेट लेके आ रहे हैं उनके पास भी हम बारी बारी से चलते रहेंगे। अभी इंदौर से भारत है हमारे साथ। भारत, एक सूरत हाल भारत से समझ लेते हैं। भारत, किस तरह के हालात हैं? और दूसरी बात यह है कि आपके यहाँ तो विड्रॉ कर लिया, अब तो मतलब नोटा को भी वोटिंग करो कांग्रेस कह रही है और बीजेपी तो अपने लिए कह ही रही है। वोटर्स का उत्साह कैसा है अभी? माँ प्रवीण जी, मैं इस वक्त उज्जैन में हूँ। ये तस्वीरें हम उज्जैन से सीधी दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री का ये गृह जिला है और मुख्यमंत्री ने सुबह मतदान किया था। हमने लगातार सुबह दर्शकों को दिखाया था, लेकिन एक उत्साह जो है आप मतदाताओं में देखिए, आप ये कतार देख सकते हैं, ये उत्साह है मतदाताओं में, जिसको लेकर के लगातार जिला प्रशासन ने घर घर जाकर चावल बांटे, तरह तरह के जागरूकता अभियान चलाए। उसके बावजूद जो मतदाता हैं वो कई घंटों तक यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और इतना ही उत्साह, आप एक तस्वीर और दिखाऊंगा जिसमें महिलाओं को भी आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारों में घरों से महिलाएं यहाँ पर निकल कर आई है। हालांकि काफ़ी गर्मी है, अब गर्मी का जो असर है वो दिखने लगा है और जैसे जैसे समय बीत रहा है तेज धूप जो है वो सामने निकल के आ रही है, लेकिन उत्साह भी उतना ही है। हम पहले इनसे भी पूछेंगे, महिलाओं से भी जानेंगे कि उत्साह जो है वो कितना है। और आप यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं। कितने देर से आप यहाँ पर मौजूद हैं? करीब 1 घंटा हो गया है हम लोगों को। इंतजार कर रहे हैं आप आपका नंबर आने का? जी। कितना उत्साह है आपको? अब उत्साह तो है, सरकार बनानी है। बिल्कुल उत्साह तो है ना, क्यों नहीं। सरकार, मोदी जी की सरकार बननी चाहिए। क्या कहेंगे आप फर्स्ट? ठीक है भारत, कोई ताजा अपडेट होगा तो आएंगे आपके पास। हालांकि ये तस्वीरें बहुत अच्छी हैं, लोकतंत्र के लिए सबसे अच्छी तस्वीरें हैं। इसी तरह की थोड़ी असुविधा बेशक हो सकती है, जैसे हमारे सहयोगी उज्जैन से बता रहे थे भारत की, भाई लोगों को, महिलाओं को थोड़ी दिक्कत है, मतलब ज़्यादा देर इंतजार का, लेकिन
कम से कम एक दिन तो सुन सकते हैं। मंजरी जी करते हैं। मंजरी, बहुत सारी जगह मतलब ये है कि मोदी 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 वाला नाम आप लेके गए और ज़्यादा फायदा मतलब आपको ये हो गया कि भाई कांग्रेस, जैसे पवन जी कह रहे हैं कि उतनी आक्रामक नहीं थी, तो आपको उतनी मुश्किल मालवा निमाड़ में अभी तक हुई नहीं। हालांकि नतीजे जब आएंगे तब पता चलेगा हुआ क्या। कांग्रेस के पास ना तो नेता है, ना नेतृत्व है, ना नीति है, ना कोई विजन है उनके पास। तो निश्चित तौर पर अब उनका कार्यकर्ता भी हताश है, कार्यकर्ता बचे नहीं। कई जगह तो कई पोलिंग बूथ पर टेबल नहीं लगी। मैंने भी पिछला तीसरे जो टर्म का चुनाव था तो मैंने देखा विदिशा में कि कार्यकर्ता बैठने वाले नहीं थे कांग्रेस के बूथ के ऊपर। तो निश्चित तौर पर ये जो कांग्रेस में जो हताशा है वो नेताओं में नहीं, उनके कार्यकर्ताओं में भी है और उनका जो वोटर था उसमें भी है। तो वो घर से बाहर ही नहीं निकल रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में उत्साह है, जनता में उत्साह है और कार्यकर्ता अपने पूरे परिश्रम और पराकाष्ठा के साथ बूथ पर तैनात है, वोटर को भी बाहर निकाल के ला रहे हैं। और ये जो आप लाइन देख रहे हैं इसमें से 90% जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है। तो मैं समझती हूँ कि ये जो लोकतंत्र का जो पर्व, महापर्व है, इसमें जनता अपनी आहुति दे रही है। और जिस तरह से मोदी जी ने काम किया है इस देश के विकास को आगे ले जाने के लिए और जिस तरह मोदी जी की गारंटी पर जनता विश्वास कर रही है, वो उत्साह अपन को देखने को अभी इस चुनाव में देखने मिल रहा है। बाकी आदिवासियों की जो बात कर रही थी संगीता जी, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये वही मध्य प्रदेश है जब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे आदिवासी महिलाओं के लिए, बेगा भारिया महिलाएं जो सबसे पिछड़े जाति में आती हैं, उनके लिए 1000 रुपये देना शुरू किए थे। जब आपकी 15 महीने की सरकार कमलनाथ जी की आई तब आपने सबसे पहले वही बंद कर दिए थे। पैसा एक्ट की आप बात कर रहे थे, तो पैसा एक्ट की आप बात ही करते रहे, आप सिर्फ बात करते हैं। हमने करके दिखाया, पैसा एक्ट हमने लागू करके दिखाया। अटल बिहारी वाजपेयी जी। संगीता जी, संगीता जी एक बात यह है कि इसका तो बहुत छोटा हिस्सा है मालवा निमाड़ का जो ट्राइबल से बहुल है। महाकौशल तो पूरा निपट गया और ये मतलब निपट गया इन द सेंस आपके लिए निपट गया नहीं, चुनाव निपट गया। तो वहां से भी क्या उम्मीद? और दूसरी बात यह है कि आपका एक सेट वोटर है, ये मैं भी मानता हूं, पवन जी भी मानते हैं और सियासत की समझ रखने वाले सारे लोग मानते हैं कि एक फिक्स वोट बैंक तो है, लेकिन वो सीट में कन्वर्ट नहीं होता भाई। तो अभी इस तरह से आपको केवल इस इलाके से ऐसी उम्मीद कि पूरा ट्राइबल भी कर देगा तो क्या सीटें बढ़ जाएंगी? देखिए प्रवीण जी, ये जो चुनाव है आम चुनाव है, देश भर का चुनाव है। अगर हम मध्य प्रदेश अकेले को टारगेट करें तो मुझे नहीं लगता है कि मध्य प्रदेश में इतनी सीटें हमारी आएगी, परंतु फिर भी हमें विश्वास है कि हम 6 से 8 सीटें ला सकते हैं मध्य प्रदेश के अंदर, जिन पर हमें पूरी उम्मीद है। ये बात कर रही थी कि हमारे कार्यकर्ता निराश है, उदास है, तो इन्हें गलत जानकारी है। मैं इनको बता देती हूँ कि इन्होंने एक टीम बनाई है नरोत्तम मिश्रा जी ने, और इन्होंने 4 लाख का दावा किया है कि हम कांग्रेस की 4 लाख लोगों को लेकर हम अपनी पार्टी में, भाजपा में शामिल हो गए। अब चाहे प्रलोभन से बनाया हो, दबाव से बनाया हो, डरा धमका कर ईडी आईटी सीबीआई से बनाया हो, पर इन्होंने अपने सदस्य बना लिए उन्हें। अब इनके अंदर, भाजपा के अंदर जो चल रहा है वो मैं इनको बताती हूँ, क्योंकि मुझे भी अच्छी जानकारी है भाजपा के अंदर क्या चल रहा है। तो इनके जो कार्यकर्ता है, जो भाजपा के कार्यकर्ता थे, वो सब घर बैठ गए हैं। उन्होंने इनसे सीधे तौर पर कह दिया करा लो, जो कांग्रेस से आए उनसे काम करा लो। तो आज इनके पास बूथ पे बैठने के लिए लोग नहीं है, पर्चियां बांटने वाले लोग नहीं बचे, पन्ना प्रभारी घर बैठ गए, अर्ध पन्ना प्रभारी घर बैठ गए, और इनके नेताओं को कहना पड़ रहा है देव तुल्य कार्यकर्ता आइए और आकर हमारे को जिताइए। तो अब वो नहीं आने वाला है। उन्होंने और जो नए कांग्रेसी गए वो काम कर रहे हैं कि नहीं, मतलब सब पता है आपको, तो ये भी पता होगा। और नए कांग्रेसियों को अभी प्रशिक्षण ही नहीं दे पाए हैं। अच्छा। तो बहुत बुरी स्थिति है प्रवीण जी, इनकी इतनी स्थिति खराब है कि इनके पास बूथ पे बैठने वाला व्यक्ति नहीं है। ये जो बातें कर रही है वो सब सरासर गलत कर रही है। ठीक है, एक बार मोटी बात आपकी भी पूरी ले लीजिए। देखिए प्लीज, अभी आते रहेंगे अपन, लगातार 1 घंटे हैं हम लोग साथ लगे और बीच में ब्रेकिंग भी बताते रहेंगे दर्शकों को। पवन जी करते हैं। पवन जी, ये इस पूरे मसले में हम देखिए कि चैलेंजिंग क्या हो गया था 1 2 3 2 चरण के बाद तीसरे चरण कि वोटिंग बढ़ा दो, उससे नेता घटने और बढ़ने लगे थे कद में कि साहब हमारे यहाँ। ये आज भी आपको होगा, जैसे कैलाश जी के कुछ वीडियो भी वायरल हो रहे हैं कि लोगों को फोन कर रहे हैं, बूथ में फोन कर रहे हैं, अपने लोगों को फोन कर रहे हैं कि भाई वोटर को घर से निकालो, वोटर को घर से निकालो। और तब जब उनका निकटतम प्रतिद्वंदी बसपा वाला है, तब वो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा के कुछ उससे ही मैसेज जाएगा। क्या आपको लगता है? इंदौर की बात कर रहे हैं खासतौर पर। देखिए प्रवीण जी, इंदौर में जो जद्दोजहद हुई, जैसे ही कांग्रेस का प्रत्याशी विड्रा हुआ और वहाँ की जो बड़ी नेता होती थी लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, ताई और भाई की लड़ाई सभी को पता है कि राजनीति में भारतीय जनता पार्टी में कितने अंदर तक गई है। और जब नोटा का प्रयोग करने की बात हुई तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मतदान का जो प्रतिशत बार बार बढ़ाने के लिए
निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग जो बात कर रहा था उस पर असर पड़ रहा था, क्योंकि उत्साह जैसा नहीं बचा था कांग्रेस में। जब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, मध्य प्रदेश में 2 ही प्रमुख दल हैं, और दोनों जब आपस में लड़ते हैं तो हमें लगता है कि मतदाताओं में उत्साह आता है और चयन करने के लिए एक अलार्म भी होता है कि मुझे किसको वोट करना है। जब इंदौर का चुनाव न्यूट्रल जैसा दिखा तब ये बड़े नेता निकले, और कल एक वीडियो जारी भी किया सुमित्रा महाजन जी ने कि वो जो है मोदी जी को फिर से ताकतवर नेता बनाना है। आज से कैलाश जी के कई सारे वायरल हो रहे हैं। जी, कैलाश जी भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को विड्रा कराया। उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उनके जो साथी हैं रमेश मेंदोला, वो उनको नामांकन वापस लेने के लिए गए थे। तो बार बार जो है इसका उनके कैलाश विजयवर्गीय के जो विरोधी थे उनने इसका भरपूर लाभ उठाया और उसको बुनाया भी, और उसका संदेश जो अंतिम चरण है मध्य प्रदेश का मालवा, उसमें देने की कोशिश की गई कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति कर रही है। तो मुझे लगता है कि अब जो जद्दोजहद है वो मतदान का प्रतिशत बढ़ाने को लेकर है। मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा तो जो पिछले बार हम और आप देखते थे कि इंदौर सबसे ज़्यादा मतों से जीते, विदिशा सबसे ज़्यादा मतों से जीते, उसके बाद खजुराहो जीते, तो जो प्रत्याशियों में या राजनीतिक दलों में जो जद्दोजहद है कि हम कितने मार्जिन से इस सीट को जीत पा रहे हैं। दूसरा ये भी है कि मुझे लगता है कि अगर मार्जिन कम हुआ तो बार बार जो आज एक और बात चली है कि जो वहाँ के जो मंत्री हैं उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे, तो उन पे भी एक तलवार सी लटकी है कि साहब अगर उनके यहाँ मतदान का प्रतिशत कम हुआ या मतदान न्यूट्रल जैसा हुआ तो या लीड कम हुई प्रत्याशी की, तो उनसे भी सवाल जवाब होगा और आगे चल के उनको सत्ता में भागीदारी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस पर भी चर्चा होगी। तो मुझे लगता है कि अब पूरा जो सत्ता और संगठन है ताकत से लग गया है और मतदान का प्रतिशत बढ़ाने मंत्री जी के पास यही सवाल लेके जाते हैं। मंत्री जी, ये ठीक है कि मतलब रण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आपके लिए दिखती नहीं है, लेकिन जो फील्ड प्लेसमेंट है, जो लोगों के जमावड़े की बात है, उसमें कितनी सारी मुश्किलें हैं। जो पवन जी ने भी उसकी तरफ इशारा किया, कुछ से मैं भी इत्तेफाक रखता हूं कि अगर मान लीजिए नोटा का अपील करी कांग्रेस ने, नोटा का बढ़ गया, तो फिर ये आप लोगों पर भी सवाल होंगे कि क्यों शामिल करा लिया भाई, अच्छे भले जीत रहे थे, क्यों ले आए उसको, बम कौन सा विस्फोट कर देता है आपके खिलाफ। मंजरी, देखिए, नोटा के लिए अपील कर रही है कांग्रेस, इससे बड़ी और उसके लिए दुर्भाग्य की बात हो नहीं सकती। आज जिस नकारात्मकता के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ रही है उसी का कारण है, जिस नकारात्मकता के साथ उसने शासन किया इस देश के ऊपर, उसी का कारण है कि आज एफआईआर तो कराने जाएंगी ना भाई कहीं ना कहीं। आज इसीलिए कांग्रेस जो है वो रसातल की ओर जा रही है। अब उनके चोरी हुई या नहीं हुई ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि अब ये आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और आज हम राष्ट्र के पुनर्निर्माण की जब बात कर रहे हैं तो आज जो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है कि राष्ट्र को प्रथम मानते हुए हम काम करते हैं, तो यदि उस विकास में और उस राष्ट्र के उत्थान में, उसके निर्माण में यदि कोई कार्यकर्ता आता है हमारे पास तो निश्चित तौर पर हम उसका स्वागत करते हैं। और जैसे कि संगीता जी ने कहा था कि कार्यकर्ताओं की कमी आ गई है, तो मुझे बड़ा हास्यपद सा लग रहा था कि इस तरीके की बचकाना बयान मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और कार्यकर्ताओं का अभाव होगा। ये तो बड़े हास्यपद हो गया। हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, ना ही कार्यकर्ताओं के उत्साह में कमी है। और जो कांग्रेस छोड़कर जो लोग यहाँ आए हैं तो वो विचारधारा के लिए आए हैं, वो विचारवान कार्यकर्ता हैं जो अब कांग्रेस जिस राह पर जा रही है उसके विरोध में वो बीजेपी के पक्ष में आए हैं और बीजेपी की विचारधारा के साथ जुड़ना चाहते हैं। इंदौर के संदर्भ में ही पूछ लेता हूं कि मान लीजिए यदि हुई हो तो चोरी अगर आपके घर होगी तो पड़ोसी का घर लुटवा दोगे आप, मतलब नोटा को वोट दें कि क्यों अपील कर रहे हैं? देखिए प्रवीण जी, गलती भाजपा करें, संविधान की हत्या ये करें, संविधान का गला ये घोटे और फिर हमें कहें कि आप लोग संविधान का अपमान कर रहे हैं। इनकी तो शर्म से आंखें झुक जाना चाहिए जो कृत्य ये कर रहे हैं। सूरत में किया, इंदौर में किया, खजुराहो में किया। संविधान क्या क्यों बोलना पड़ेगा आपको बीच में जब आप मैं बोल रही हूँ? बोल दिया मैंने ही बोल दिया। बात पूरी करिए संगीता जी। हाँ, तो जो ये हरकतें कर रहे हैं और फिर वीडियो जारी कर रहे हैं और कांग्रेस को दोषी ठहरा रहे हैं, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो आज सुबह ये कह रही थी कि खोटा सिक्का था अक्षय बम। उस खोटे सिक्के को ये भाजपा में ले आए। आज उसका नामकरण खोटा सिक्का किया, कल उसका नामकरण दल बदलू करेंगे, परसों उसका नामकरण विभीषण करेंगे और कई तरीके के नामकरण ये उसके करने वाले हैं अक्षय बम के, जिसे दबाव में लेकर इन्होंने अपनी पार्टी में ले लिया है। आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपको इतना समझ नहीं आता है
कि आपके नेता नाराज होकर बैठ गए हैं और आप मुझे बचकाना बयान कह रही हैं। अरे नाराज होकर घर बैठने वालों की लिस्ट आपके यहाँ बहुत बड़ी है। अगर आपको याद नहीं हो तो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैंने अभी प्रवीण जी से कहा था कि मैं भाजपा के अंदर तक की जानकारी बहुत रखती हूँ और मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। तो और उसी कांग्रेस दावे के के अंदर साथ मैं तक कोई की बात जितनी कहती हूँ। जानकारी है उसके मुताबिक क्या परफॉर्म और करेगी दूसरी बात पार्टी। सुनिए, और दूसरी बात सुनिए, ये जो इंदौर के बात कह रही है, हमारा कमिटेड वोट है प्रवीण जी, कांग्रेस का कमिटेड वोट है जो कांग्रेस को वोट करता है। अब जब हमारा कैंडिडेट नहीं है, वो हमसे पूछ रहा है कि हमें कहाँ वोट करना है, तो हम नोटा कहेंगे, क्योंकि ये ऑप्शन हमने नहीं बनाया है, ये चुनाव आयोग ने बनाया है, नन ऑफ द अबाउ। तो मतलब जो अगर आपको कोई भी पसंद नहीं कैंडिडेट तो आप नोटा को दबाएं। अब वहां पर उदासीनता क्यों है? उदासीनता लाने वाले भाजपा के नेता है, हत्या करने वाले भाजपा के नेता हैं, और आज वीडियो बनाकर मुस्कुराकर वीडियो बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम नहीं कर रही है। देश पे जो मैसेज जा रहा है वो बहुत गलत जा रहा है इनके इस कृत्य से। कोशिश करेंगे अगर हमारे सहयोगी मनोज से भी संपर्क हो गया तो वो इलाका छूटे नहीं, झाबुआ रतलाम वाला। एक बार इनको इन करते पवन जी को। पवन जी, कांग्रेस के दोनों बड़े नाम यानी जीतू पटवारी और उमंग सिंगार अभी मौजूदा उपलब्ध, दोनों बड़े, मतलब दिग्विजय कमलनाथ तो ठीक है बड़े होंगे, अभी ये पदाधिकारी दो बड़े नाम इसी इलाके से। बीजेपी में सीएम का पहला इलेक्शन, सीएम बनने के बाद वो उसी इलाके से, डिप्टी सीएम उसी इलाके से, फिर कैलाश जी उसी इलाके से। ये नतीजे चुनाव के बाद इनके कद को भी फिर परिभाषित या रीस्ट्रक्चर जैसा कुछ करेंगे? निश्चित रूप से प्रवीण जी, क्योंकि मोहन यादव जो है मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका पहला एक चुनाव है और बड़ा चुनाव है, और जीती हुई यहाँ एक सीट केवल जो है कांग्रेस के पास थी। अगर एक आध दो सीट और जाती हैं कांग्रेस के पास तो निश्चित रूप से उनके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा, चुनौती भी होगी संगठन और दिल्ली की सत्ता की ओर से। और जो बड़े चेहरों की बात है कांग्रेस में तो देख ही रहे हैं, जो खेमेबाजी शुरू हुई है जीतू पटवारी और उमंग सिंगार के बीच में। टिकटों को लेके भी मारामारी देखी गई लंबे समय तक, आखिरी समय तक कहना चाहिए कि टिकट रोके गए, और फिर बाद में जब नामांकन की तारीख आसपास हुई तब उन्होंने घोषित किए, जबकि जो संभावित प्रत्याशी थे वो लगातार दबाव बना रहे थे कि जल्दी नाम घोषित हो जाएगा तो समय ज़्यादा मिल जाएगा। तो मालवा को लेकर जो बड़े चेहरे हैं, जगदीश देवड़ा जी हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, और नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस अध्यक्ष हैं, और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, इन सभी के सामने बड़ा चैलेंज होगा। क्योंकि अगर एक आध दो सीट भी मालवा से कांग्रेस को मिल जाती हैं तो इन दोनों नेताओं को बड़ी ऑक्सीजन की काम करेंगी, और अगर सीट नहीं मिलती हैं और सत्ताधारी दल को लाभ होता है और क्लीन सेव करती है तो निश्चित रूप से बड़ी ऑक्सीजन का काम करेगी कैलाश जी के लिए, मुख्यमंत्री मोहन यादव के लिए, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा जी के लिए। तो ये तो मान के चलिए आपके दोनों के लिए जो है बड़ा कहना चाहिए कि अहम का चुनाव है जी। आप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी बीच बीच में मैं दर्शकों को बता दूं कि वो खुद वॉर रूम में मौजूद हैं, और क्यों वॉर रूम में मौजूद हैं ये मैं पहले ही बता चुका था कि भाई पिछले दो चरणों में ये चौथा चरण है, मैंने पहले दो चरणों में ठीक ठीक नहीं था, तो वो नज़र रखे हुए हैं कि भाई देखते रहे कि कहाँ कैसे वोटिंग हो रही है। लोगों को वो खुद अपील कर रहे हैं, क्योंकि एक बार अमित शाह जी जो उनके सबसे बड़े रणनीतिकार हैं वो थोड़ा तेज बोल के चले गए थे, और उनका तेज बोलना मतलब नतीजे पलटा देता है, पोजीशनिंग खराब कर देता है। तो जाहिर बात है कि भाई भाजपा चिंतित भी है कि किसी भी तरह से वोटिंग जो है वो ठीक ठीक होनी चाहिए। तो वॉर रूम में है ये एक दर्शकों के लिए। एक बार मंजरी जी को इन करते हैं। मंजरी जी, ये जो बात हमने अभी पवन जी से भी करी और वो आपसे करेंगे कि भाई बीच में एक ऐसे चौथे चरण में, खास तौर पर तीसरे से चौथे चरण में एक ऐसे रिफ्लेक्शन आया क्लियर कट कि मोहम्मडन शब्द भी इस्तेमाल में आया, कुछ कभी अच्छे भाव में आया, कभी बुरे भाव में भी आया। इसी इलाके में लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कुल मुसलमान वोटर का 70% इसी इलाके में। संगीता जी ने उम्मीद पहले ही जता दी ट्राइबल को लेके, तो ट्राइबल एम और एसटी फैक्टर मिलके कहीं कुछ आपके लिए संकट मुश्किल? देखिए, शब्द हम लेकर नहीं आए। आप कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो उठा के देखिए, उसमें मुस्लिम लीग की साफ झलक दिखती है। रोकता हूँ संगीता जी, एक प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा कुछ कह रहे हैं, जैसे हमने कहा भी वॉर रूम वाला जो अपडेट ले रहे थे, सुनते हैं क्या कह रहे हैं वो वी डी शर्मा, अभी तक की वोटिंग से कैसे
उत्साहित हैं? मध्य प्रदेश में आज चौथे चरण का मतदान हो रहा है। प्रदेश के लिहाज से अगर बात की जाए तो ये अंतिम चरण का मतदान है। 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है और लगातार बीजेपी और कांग्रेस भी जो है तमाम इन वोटिंग पर नज़र बनाए हुए। इस समय हम बीजेपी के उस वॉर रूम में मौजूद है जहां से पूरे चुनाव की मॉनिटरिंग, इन तमाम 8 सीटों की मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है। बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो प्रदेश की 8 सीट पर, जिन पर आज चुनाव हो रहा है, उन पर नज़र रखे हुए हैं। तमाम अपना ग्राउंड का नेटवर्क यानी बूथ के कार्यकर्ताओं से लगातार चर्चाएं की जा रही हैं। साथ में टीवी स्क्रीन के जरिए भी जो है मॉनिटरिंग की जा रही है। BSTV पर भी जो है लगातार बीजेपी नज़र बनाए हुए पल पल का अपडेट ले रहे हैं। साथ में अगर बात की जाए तो तमाम दिग्गज, खास तौर पर अगर बात की जाए तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा भी खुद वॉर रूम में मौजूद है। सुबह 6 बजे से ही ये मॉनिटरिंग शुरू हो गई थी। हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, सुबह 6 बजे से ही बीजेपी ने मॉनिटरिंग शुरू कर दी थी। बीजेपी हमेशा मॉनिटरिंग करती है और आज भी हमारी पूरी टीम इस काम में लगी है और जहां मतदान हो रहा है वहां पर भी लगी है। और अच्छी बात है कि इस बार मतदान का प्रतिशत बहुत अच्छा बढ़ा है और ये मतदान का प्रतिशत जो संकेत मिल रहे हैं, ट्रेंड जो दिखाई दे रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और मुझे लगता है कि अभी तक का सर्वाधिक वोट शेयर हम बनाएंगे। तो बिल्कुल लगातार बीजेपी मॉनिटरिंग भी कर रही है। हमारे साथ कुछ देर पहले VD शर्मा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी जुड़े हुए थे। लगातार जो मॉनिटरिंग भी की जा रही है टीवी स्क्रीन्स के जरिए, BSTV पर भी लगातार जो है पल पल के अपडेट्स इस चुनाव को लेकर, इन 8 सीटों को लेकर बीजेपी कर रही है। साथ में अगर बात की जाए तो तमाम इन 8 सीटों के चुनाव में मालवा निमाड़ के खास तौर पर, जहाँ पर ट्राइबल वोटर्स कहीं ना कहीं जो डिसाइडर फैक्टर माने जाते हैं, वहाँ पर, और साथ में प्रदेश की 29 सीटों पर जीत का दावा है। और साथ में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प जनता ने लिया है। ये VD शर्मा जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है उनका कहना है। कैमरापर्सन शैलेंद्र के साथ प्रखर जैन, BSTV भोपाल। तो मंजरी जी, बात पूरी कर लीजिए जो आप बोलना चाह रही थी और मैं ऐड ऑन भी कर देता हूं। भाई, हमने देखा संगठन के जो आपके महामंत्री हितानंद जी हैं वो भी बैठे हुए, तमाम बड़े लोग बैठे हुए। तो ये फिक्र है या ये आदत है, ये प्रैक्टिस है हमारी? देखिए, ये तो हमारी कार्य पद्धति है कि हम हर काम को बहुत अच्छे से करते हैं, प्लानिंग के साथ करते हैं। तो ये सब एक एक कार्यकर्ता को इस तरीके से तैयार किया जाता है भारतीय जनता पार्टी में। तो चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो, कार्यकर्ता हो, उसको जो भूमिका दी जाती है, जो इसको कार्य किया जाता है, वो अपने पूरी निष्ठा के साथ करते हैं। तो वही सब क्रम में है। दूसरा, आप धर्म के नाम पर, तो मैं उस बात पर आती हूँ जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि धर्म के नाम, धर्म मुस्लिम और हिंदू वाली बात। तो ये जो है, आप उनका मैनिफेस्टो उठा के देखिए, उसमें मुस्लिम लीग की सीधी साफ झलक दिखती है। दूसरा, आप कहते हैं कि हम मुस्लिमों को OBC में लेकर आएंगे। तो आप देखिए प्रवीण जी, फिर इन्होंने संगीता जी आऊंगा फिर, देखिए आपके वक्त ने टोका था। दूसरा, बात करती है कांग्रेस, धर्म के नाम पर आरक्षण की बात करती है कांग्रेस। हमने कभी धर्म के नाम पर आरक्षण देने की बात नहीं की। हमने हमेशा कहा, मोदी जी ने कहा कि हमारे देश में सिर्फ 4 जाति हैं, महिला, युवा, किसान और गरीब। इसके अलावा हमने कभी कोई जात पात की बात नहीं की, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, या दलित हो, या आदिवासी हो। आज जितनी भी योजनाएं आती हैं सबके लिए बराबर से, उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू के लिए है, मुस्लिम के लिए नहीं है। अगर PM आवास आए हैं तो सबने उसका लाभ लिया है, उज्ज्वला आई तो सबने उसका लाभ लिया। दूसरा, नहीं, अभी संगीता जी की बात का मेरा जवाब नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अपना घर, तो मैं अपना घर, तो वो घर संभालने की जो बात की, कार्यकर्ताओं की जो बात की, तो मैं उनको ये बताती हूँ कि जितना आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में या उसकी खबर रखती है, ताक झांक रखती है, इतनी यदि कांग्रेस में खुद के खेमे में खुद का घर देख लेती तो शायद आज ये स्थिति ना बनती। संगीता जी को इन करेंगे। संगीता जी, यही सवाल आपकी तरफ कि जैसे ही आप एक वर्ग के साथ, मैं उच्चारित नहीं करूंगा, क्यों करूं, तो जैसे ही आप एक वर्ग के साथ खड़े दिखते हो, वैसे ही वो वोटर है जो गैर राजनीतिक है लेकिन हिंदू है, वो शिफ्ट हो जाता है कि भाई कांग्रेस तो केवल इनकी बात करती। ये खतरा आपके लिए भी नहीं है क्या? प्रवीण जी, ये हिंदू मुस्लिम करने का काम जो किया है, मंदिर मस्जिद करने का जो काम किया है, ये भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में ये जहर फैलाया है और इस जहर का श्रेय श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। वो विश्व गुरु हैं
और विदेशों में अब तो चर्चा चल रही है कि प्रधानमंत्री जी जहर उगलने का काम करते हैं। अब आप बताइए, ये इनको पहले मैं जवाब देती हूँ कि हमारी पार्टी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तभी प्रधानमंत्री जी डर रहे हैं और तभी अमित शाह जी को मध्य प्रदेश आकर ये कहना पड़ा कि मंत्री पद हटा दूंगा अगर वोट परसेंट नहीं बढ़ा तो ये धमकी क्यों देना पड़ी अपने ही कार्यकर्ताओं को, इनसे पूछ लीजिए। नहीं तो आप लोगों ने क्या कह के धमकाया अपने कार्यकर्ताओं को वोट परसेंट बढ़ाने के लिए? भैया प्रवीण जी, हम कहाँ धमकाते हैं, हम तो निवेदन आवेदन यही करते हैं। भारतीय जनता पार्टी दनादन करती है और ये तो पत्रकारों को धमकाते हैं। अभी कल रायबरेली के अंदर एक पत्रकारों को इन्होंने पीटा मारा भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, सिर्फ इस बात पर कि अमित शाह की सभा चल रही थी और उस पत्रकार ने महिलाओं से सवाल पूछ लिया तो उन्होंने बोला हमें पैसे देकर बुलाया है, तो उसे कमरे में बंद किया गया और उसकी बुरी तरीके से पिटाई की गई रायबरेली के अंदर। तो हम ये काम नहीं करते हैं, हमने 70 साल इस देश की सेवा की है, हमने भारतीय जनता पार्टी की तरह तोड़ा मड़ोड़ा नहीं है। ये तोड़ो और राज करो की नीति से जो चल रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी के बयान सुन लीजिए, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं ये आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आईपीएल में ये मुसलमानों को टीम में बैठा देंगे। माफ कीजिए तीसरे मेहमान के पास जाने से पहले संगीता रुकूंगा आपको, मैं आऊंगा जरूर। पहले तीसरे मेहमान पर अगर एक जो गैर राजनीतिक है वो असहाय ना होते ना भाई, इसलिए उनका पक्ष लेना मेरी जिम्मेदारी है, वाजिब हमारी कौम की है। तो एक हम दिखा देते हैं आपको, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अभी से कुछ देर पहले या कुछ घंटे पहले BSTV से एक बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको वोट डालने के तुरंत बाद। देश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी मेरे साथ मौजूद है और हम बात करेंगे। सर, आपने काफी मेहनत की है, आप लगातार दौरे कर रहे हैं, हम देख रहे थे कि 139 दौरे आपने जितनी लोकसभा सीटें थी। क्या संतोष है कि लगातार जो प्रदेश का वातावरण बना है वो मोदीमय बना हुआ है। मोदी जी ने जनता के दिलों के अंदर इतनी गहरी पेड़ बना ली है कि हर हालत में हर एक बटन पे हाथ जा रहा है तो मोदी के कमल के फूल पे जा रहा है, और इसी कारण से कांग्रेस ही घबराए हुए है, विपक्षी घबराए हुए। मणिशंकर अय्यर का जो बयान सामने, मणिशंकर अय्यर ही पाकिस्तान परस्त मानसिकता से है और कांग्रेस ने इस जो जंग से कदम उठाया है वो कांग्रेस पाकिस्तान की मानसिकता से बाहर नहीं आ रही और जनता इसको पसंद नहीं करती, उसको कीमत चुकाना पड़ेगा। अंतिम सवाल, केजरीवाल बाहर आए हैं और लगातार केजरीवाल में निराशा है इसलिए वो ऐसी बात कर रहे हैं। ये थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिन्होंने कहा कि कांग्रेस और केजरीवाल पर सीधा निशाना साधा और कहा है कि केजरीवाल जो है भले ही बाहर आए हैं लेकिन उनकी आशाएं नहीं हैं। कैमरा पर्सन गणेश चौहान के साथ भारत पार्टी, BSTV उज्जैन। तो जब भी इलेक्शन होता है तो इस तरह की तस्वीरें, बयान ये सब सामने आते हैं। बड़े नेताओं के वोट डालने के बयान की तस्वीरें भी सामने आती हैं क्योंकि उस इलाके में उनका एक तरह से प्रभाव रहता है। तस्वीरें आप देख रहे होंगे, डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री जब वो वोट डालने पहुंचे थे तब उज्जैन से उनकी तस्वीरें, और दूसरी उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा। और ऐसी तस्वीरें अक्सर क्योंकि वो अपने इलाके की आइडेंटिटी होते हैं और एक तरह से अपने समर्थक वोटर और जो गैर राजनीतिक वोटर हैं उनको भी ये प्रोत्साहित करते हैं कि आइए वोट डालिए क्योंकि हमने भी वोट डाल दिया। पवन जी को इन कर लेते हैं अब, ये तस्वीरें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसके साथ साथ पवन जी, एक जो पूरे इस मसले में बात है वो ये कि धार की भोजशाला वहीं, उससे जुड़े हुए बयान वहीं, मंदिर जाहिर बात है बीजेपी का एजेंडा था ही, वो एक मसला, फिर संघ की प्रयोगशाला ये इलाका कहा ही जाता है, यानी थोड़ा हार्डकोर हिंदुत्व के तौर पे हम इसे परिभाषित कर सकते हैं इस इलाके को, भले वो उस तरह से रिएक्शनरी नहीं हो लेकिन हिंदुवादी सोच तो है। तो कैसे देखते हैं आप इन जगह को के चुनाव? देखिए प्रवीण जी, धार में जो भोजशाला है, भोजशाला को लेकर जो सर्वे लगातार चल रहे हैं, मुझे लगता है कि दोनों ही दल इस मामले में अभी निष्क्रिय जैसे हैं। इन लोगों ने कोई मुद्दा नहीं उठाया, कांग्रेस भी बचती रही उसको उठाने के लिए या उसका पक्ष रखने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी ने भी शायद कुछ सोच समझ के ही उस मुद्दे को जो है छेड़ा होगा, मतलब विशेष रूप से कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो करना था इशारा अपना कर दिया कि अब जो है धार में। पवन जी को रोकेंगे, हमारी सहयोगी पूर्वी कुछ नई ब्रेकिंग आई है वो बता रही है। ये देखिए प्रवीण जी, आज चौथे चरण के मतदान जारी है और इस बीच प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान हो रहा है। मध्य प्रदेश में सुबह 11 बजे तक के जो रुझान है वो सामने आ चुके हैं। 32.38% तक वोटिंग हुई है और अगर देवास की बात करें तो सबसे ज्यादा 35.83% वोटिंग देवास में दर्ज की गई है सुबह 11 बजे तक। इंदौर की बात करें, आर्थिक राजधानी, सबसे कम 25.01% मतदान
इंदौर में। वहीं उज्जैन की बात करें तो 34.25% मतदान, खंडवा में 31.87% वोटिंग और मंदसौर की बात करें तो 34.12% मतदान, रतलाम में 34.04% मतदान। वहीं धार की अगर बात करें तो 32.62% और खरगोन में 33.52% मतदान हुआ है। 33.52% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग सुबह 11 बजे तक किया है। तो ये आप वोटिंग का परसेंटेज देख रहे हैं पवन जी, ये कम से कम पहले दो चरण से तो बहुत अच्छे आंकड़े हैं। 11 बजे तक अगर आप 33, 34, 35% तक अगर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, इंदौर तो वाजिब है कि भाई जो कम अगर दिखा रहा है तो उसके बहुत सारे रीजन हैं। लेकिन यदि ये इन इलाकों में वोटिंग ठीक हो रही है तो वोटिंग के परसेंटेज से तो आप प्रसन्न होंगे बतौर जागरूक जर्नलिस्ट, और बाकी आप बात पूरी करिए। देखिए, मत प्रतिशत की अगर बात कर रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो सुखद है। मुझे लगता है कि शाम तक 70% के आसपास मतदान हो सकता है इन सबको देखते हुए। और इंदौर का जो सबसे कम मतदान है वो कारण ये हो सकता है कि इंदौर जो है वो रात में जागता है और सुबह देर से लोग उठते हैं और मतदान के लिए फिर मुझे लगता है कि वो अपना स्नान ध्यान पूजा करके निकलेंगे और फिर उसके बाद मतदान करेंगे और फिर देर रात तक उनका जैसा कि दिनचर्या होती है। और जो पुराना विषय था कि संघ की प्रयोगशाला रही है मालवा, तो निश्चित रूप से, और ऐसा भी नहीं है, कांग्रेस का भी गढ़ रहा है, लगातार कांग्रेस झाबुआ जीती है। कांतिलाल भूरिया, उसके पहले उनके दिलीप सिंह भूरिया जो है वो झाबुआ से लगातार सांसद रहे। लेकिन कांग्रेस में जो संगठन का नेतृत्व का जो अभाव था वो उसके कारण लगातार कांग्रेस का जो कार्यकर्ता था वो डोमिनेट होता चला गया और मनोबल जैसे ही उनका गिरा तो मुझे लगता है कि स्वाभाविक रूप से जब सत्ता की सवारी कोई दल करता है और विशेषकर जो माहौल देश में निर्मित हुआ है, या कहना चाहिए कि एक बड़ी शक्ति देश में प्रदर्शन जैसा लग रहा है, तो इन सबको देखते हुए मतदाता वहाँ का एकदम से निकलेगा और मतदान करेगा। और ये जो माहौल क्रिएट हो रहा है निश्चित रूप से ये कांग्रेस के लिए, अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय देख रहे थे वहाँ उनका पूरा वार रूम बना हुआ है, सब लोग बैठे हैं। कांग्रेस में देखिए आप कहाँ ऐसा सब दिखता है। तो जो माहौल है पब्लिक करती है उनके लिए काम, भाई वो ऐसा उनका कहना है। तो ये अपील करती है चीज़ों को, जब उनके नेता जुटे हुए हैं काम में तो फिर कार्यकर्ता भी जुटता है। तो मालवा में इस तरह से कांग्रेस का जो माहौल है वो देखने को नहीं मिला। मंजरी, वोटिंग परसेंटेज पे बता दीजिए। वोटिंग परसेंट बिल्कुल, देखिए वोटिंग परसेंट अभी 11 बजे के हिसाब से बहुत अच्छा है और मैं समझती हूँ शाम को 6 बजे तक मतदान होना है तो 70 के पार ही होगा। तो मुझे लगता है कि वोटिंग परसेंट तो अच्छा होगा। आपके लिए ही है या फिर मैंने कुछ और तो नहीं वजह? नहीं, आपके लिए क्या, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही ये मतदान हो रहा है, ये उत्साह है। दूसरा, संगीता जी की बात पे आ जाना चाहती हूँ कि वो कह रहे थे संविधान को तोड़ने मरोड़ने की बात करते हैं, तो मैं ये बताना चाहती हूँ इस देश के अंदर 105 बार संविधान संशोधन हुआ और सबसे अधिक कांग्रेस ने किया। और ये जो बात कर रही थी मीडिया वाले को मारा पीटा, तो ये ऐसे अनर्गल आरोप प्रत्यारोप लगाना कांग्रेस की आदत में है। मीडिया की आज़ादी तो सन 1975 में छीनी गई थी जब इस देश के अंदर इमरजेंसी लागू हुई थी और मीडिया की सारी आज़ादी, उनको पेपर छापने तक के अधिकार छीन लिए गए थे और बेकसूरों को रात में सोती हुई नींद से उठाकर उनको जेलों में भर दिया गया था जेलों से, और उनको ये भी अधिकार नहीं था कि वो अपनी ज़मानत के लिए अपील कर सके। तो ये काला दिन भी इस देश ने देखा है। और रही बात जो संविधान बदलने की बात रही, तो अभी आपने ही ये कहा है कि हम सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले धारा 370 बदल देंगे, फिर से लागू कर देंगे, हम कोर्ट के न्यायालय के आदेश को बदल देंगे, जिस तरह राजीव गांधी जी की सरकार में शाहबानो के निर्णय को बदल दिया गया था। तो इस तरीके से ये सब काम तो कांग्रेस की प्राथमिकता में रहे हैं, ये रीति नीति में रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जब आप एक उंगली उठाते हैं, परसेंटेज जो अभी तक दिखा आपको कुछ उत्साह बढ़ा रहा है आपका या नहीं? पवन जी ने भी जो एक सवाल किया कि भाई इनकी तस्वीरें आ जाती हैं वॉर रूम टाइप की, आपकी वॉर रूम की नहीं आ जाती कि भाई नेता बैठे हों तो कार्यकर्ता भी उत्साह में आए इन सबका, और जो मंजरी जी ने कहा उसका भी डिटेल जवाब दे दीजिए आप। पहले तो मैं पवन देवलिया जी से निवेदन करूंगी कि एक बार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय आए और हमने जो बेसमेंट पर ऑफिस बनाया है उसमें हमारा पूरा ऑफिस चल रहा है और लोकसभा चुनाव के लिए ही चल रहा है, वही हमारा वॉर रूम है और वहीं से हमारी सारी प्रक्रिया चल रही है। तो मैं आमंत्रित करती हूँ पवन जी को। दूसरा, मंजरी जी बड़ी परेशान हो रही है, ये बहुत डरी हुई है, है ना, और इनकी पार्टी डरी हुई है, नेता डरे हुए हैं,
इन्हें डर है कि राहुल गांधी ना आ जाए, राहुल गांधी जी के नाम से डरते हैं ये। अब इनके सबके बयान सुनो तो अभी हम उनको सुन रहे मोहन यादव जी को, मोदी जी मोदी जी मोदी जी। अरे मोदी जी क्या कर रहे हो? देश के लिए आप क्या करने वाले ये तो बता दो जरा। आप 400 पार की बात कर रहे हो, 400 पार आप क्यों करवाना चाहते हैं? संविधान में संशोधन होता है मंजरी जी, ये जानकारी आपको दे देती हूँ, और आप भी करिए संशोधन यदि करना है तो। परंतु संविधान को खत्म करने की बात आपकी पार्टी कर रही है, आपके सांसद कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। 400 पार आप इसलिए मांग रहे हैं। आप क्यों 400 पार मांग रहे हैं? क्योंकि आप संविधान को खत्म करना चाहते हैं, आप आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, आप SC ST OBC को आरक्षण नहीं देना चाहते हैं, और आप संविधान को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए आप 400 पार मांग रहे हैं। और इस बार इसीलिए आपको 400 पार नहीं मिलने वाली है, क्योंकि देश का वर्ग जान चुका है कि आप किस तरीके से इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। आपने सारा भारत बेचने का काम कर दिया है। ये विश्व गुरु जी ने तो भारत को विदेशों में बदनाम करने का काम शुरू कर दिया है। आप बताइए ये देश कैसे चल रहा है? में बदनाम तो राहुल गांधी जी करते आते हैं। संगीता जी जानकारी रखिए, आपके नेता नदारत है इस पूरे चुनाव में, अकेली आप लड़ रही है न्यूज चैनल पर बैठकर, वो भी जनता में तो आप भी नहीं जाती है। ठीक है पवन जी को इन कर लेता हूँ, माफ कीजिए पवन जी को इन कर लेता हूँ। पवन जी को बिल्कुल, संगीता जी आपकी सारी बातें लगभग ले ली, बहुत तफसील से सुना होगा दर्शकों ने। पवन जी को इन कर लेते, पवन जी को इन करते। पवन जी, एक नाम जो इस इलाके में बड़ा है कांग्रेस के लिहाज से, हम कह लें भाई ठीक है कि वो बड़े नेता वहाँ पे उस तरह से उनकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग अलग है, इनकी अलग है, से वो जस्टिफाई कर रही है संगीता जी, और आपको आमंत्रण भी दिया, आप जाइएगा जरूर। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि अरुण यादव बड़ा नाम, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके थे। दूसरा, अगर हम भले मंत्री जी की राजनीतिक मजबूरी है या संगीता जी की राजनीतिक मजबूरी है, हमारी तो है नहीं, तो अगर हम यादव वाला भी वर्सेस यादव करें तो भी एक बड़ा नाम उस तरह से यादव आइडेंटिटी तो है मोहन यादव जी के बराबर में, अरुण यादव की भी वो उनकी सक्रियता उस तरह की रही है उस पूरे इलाके में कि भाई वो जिता के ले आए, और क्योंकि बड़ा उस इलाके का बड़ा नाम है। निश्चित रूप से प्रवीण जी, अरुण यादव बड़ा नाम है मालवा में, विशेषकर निर्माण क्षेत्र में, और जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यादव हैं तब तो कांग्रेस को उनको और आगे रख के काम करना चाहिए था, अपना राजनीतिक जो लाभ लेना चाहिए था वो मुझे लगता है कि दूर दूर तक कहीं नहीं दिखे। हमने भी रैलियां नहीं देखी। अब संगीता जी बोलना था कि हमें वीडियो भेज रही हूं रैली का। और कांग्रेस के वार रूम की बात करें तो अभी हम पता करने की कोशिश करेंगे कि जीतू पटवारी कहाँ है, नेता प्रतिपक्ष कहाँ है, और जैसा कि आपने कहा अरुण यादव कहाँ है। वार रूम में ऐसा कौन सा नेता बैठा है जो पूरे जो मतदान जहाँ हो रहा है उनकी समीक्षा कर सकता हो, या कार्यकर्ताओं को हाँक सकता हो कि साहब पोलिंग पे पूछिए वोटिंग कम हो रही है कांग्रेस के लिए, या कांग्रेस का मतदाता जो है वो बाहर नहीं निकल रहा, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का हमने देखा है। तो वार रूम में पता नहीं कौन से किस स्तर के नेता और कार्यकर्ता बैठे हैं, मुझे अभी तक कोई वीडियो फोटो देखने नहीं मिले, इसलिए मेरा सवाल जो है वो वाजिब था। अब निश्चित रूप से संगीता जी ने कहा है तो हम जाके जरूर देखेंगे और कोशिश करेंगे किसी को भेज के कुछ फोटो हो तो हम भी उसको मीडिया में दे सकें और बता सकें कि कांग्रेस भी जो है कोशिश कर रही है बड़े लंबे समय बाद भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की। और अरुण यादव के विषय में बार बार वही बात करेंगे कि जब मोहन यादव का जब चयन हुआ भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री के रूप में, तो अरुण यादव के विषय में भी लगातार बात उठी कि ये शायद भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। अब जब बड़े नेता अरुण यादव से बड़े नेता जब कांग्रेस में छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए और अरुण यादव रुके रहे, तो उनकी निष्ठा का प्रतिफल देना था। जी, बिल्कुल मुझे लगता है कि अरुण यादव को कांग्रेस को उपयोग करना चाहिए था, लेकिन जो उमंग सिंगार और जीतू पटवारी की आपस की द्वंद्व थी उसमें ये उस राजनीति के ये शिकार हो गए। लगातार 2 बार सांसद रहे, वो केंद्रीय मंत्री रहे, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और राहुल गांधी के नजदीकी भी माने जाते हैं। तो कांग्रेस को इनका उपयोग करना चाहिए था। मंत्री जी ये सवाल नहीं, आपके पास ये सवाल कि इन 8 सीटों का मुख्यमंत्री मोहन यादव ने, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, हालांकि उन्होंने देखा भी होगा कि हमारे BSTV से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था कि हम 21 सीटें तो जीत गए। तो अब ये जो 8 सीटें बची हुई हैं जिन्हें जीतना है, या कौन सा एजेंडा आपको लगता है कि मोदी जी के अलावा, क्योंकि संगीता जी को आपत्ति कि आप एक नाम लेके जाते हो वोटर के बीच में, और क्या एजेंडा काम कर रहा होगा बताइए।
देखिए, हम पहले ही हमारी स्पष्ट है लाइन, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो सबके विकास के साथ, और जिस विकास की हम बात करते हैं उस विकास को लेकर जा रहे हैं। जो हमने गरीब कल्याण के काम किए हम वो लेकर जा रहे हैं। जो हमने देश को मजबूती प्रदान की हम उसको लेकर जा रहे हैं। जो हमने आंतरिक और बाह्य सुरक्षा पर काम किया हम उसको लेकर जा रहे हैं। जनता सब देख रही है आप किस तरह से हमने विकास के साथ अपनी विरासत को सहेजने का भी काम किया, अपनी संस्कृति को भी सहेजने का काम किया है। सर्वांगी चहुमुखी जो विकास होता है उसे कहते हैं मोदी सरकार ने किया है। तो वो आज हमें देखने मिलता है, वो जनता देख रही है। तो हम उसको लेकर ही आज जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता उस पर विश्वास कर रही है। मोदी जी पर विश्वास क्यों करते हैं लोग? आज मोदी जी के ऊपर विश्वास इसलिए करते हैं कि मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे मंदिर निर्माण हो। और इसके अलावा अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करते हैं तो आज हमने 70 वंदे भारत ट्रेन दी है, आज 20 एयरपोर्ट बना दिए। ऐसे कई सारे काम जो है वो आज देश के अंदर चल रहा है जिसमें हमने लोगों को रोजगार से भी जोड़ा है। तीसरी बात जो संगीता जी ने जो कही थी कि मेरे अंदर बौखलाहट दिख रही है, तो मुझे ऐसा लगता है संगीता जी आप थोड़ा सा वीडियो देखिएगा बाद में कि आप कितनी बौखलाई हुई हैं और आपके नेता नदारत हैं और आपस में लड़ रहे हैं वो नेता। और इसके अलावा आप टीवी चैनल पर बैठकर लड़ रही हैं, अच्छी बात है। आपको आपके लड़ते हुए देख रही हैं कि आप एक ऐसी कार्यकर्ता बची है जो कांग्रेस के लिए अकेली सिर्फ टीवी चैनल पर बैठकर ही लड़ रही हैं। जनता के बीच में तो आपका भी कोई सरोकार नहीं है। तो यही हालत पूरी कांग्रेस की है और वो सब जनता देख रही है और इसका जवाब आपको देखने मिलेगा। 2023 में हमने देखा, 2024 में उससे बढ़कर देखने को। अब जवाब लेते हैं संगीता जी। एक बात यह है, इनका जो ध्वनित हो रही बात से कि भाई इनके पास है ना एक ऐसा लीडर जिसकी अपील है, तो वो उसे जाहिर तौर पर उसकी ब्रांडिंग करेंगे कि आइए 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 इनके नाम पे मतदान करिए। और हो भी जाता है। हमने विधानसभा में देखा कि वो प्रधानमंत्री होके आके केयर ऑफ बन गए और बम्पर सीटें ले गए। तो है ऐसा चेहरा इसलिए वो करते हैं, आपके पास है नहीं है, या फिर आप उसकी ब्रांडिंग नहीं करते? दोनों जवाब। प्रवीण जी, ना तो वो 56 इंच का सीना है प्रधानमंत्री जी और ना ही उनमें कोई दम है, ना ही उनमें कोई बात है। केवल ब्रांडिंग की जा रही है क्योंकि देश की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे अमीर पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। हमने तो 70 साल सेवा की, हम अमीर पार्टी बन ही नहीं पाए। आज तक हमारे ऊपर अमीर पार्टी का टैग नहीं लगाए, पर भाजपा पर अमीर पार्टी का टैग लगाए। तो वो राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने के लिए करोड़ों रुपए लगाते हैं और प्रधानमंत्री जी की छवि को उठाने के लिए लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। तो अब आप वो चेहरा बता बताकर जनता को क्या बताना चाहते हैं? ये वह चेहरा है जिसने वादे करने के बाद मुकर गया। 2 करोड़ रोजगार देंगे, झूठ बोल दिया, आज तक नहीं दिए। उज्ज्वला योजना लाएंगे, उज्ज्वला योजना लाए, सब्सिडी दी और फिर बंद कर दी। 400 रुपए की गैस सिलेंडर मिलती थी, इन्होंने आज उसको 900 के पार कर दी, फिर भी शर्म नहीं आ रही है। इन्होंने मनरेगा लाए, मनरेगा हम लेकर आए, इन्होंने मनरेगा का बजट कम कर दिया, ये मोदी जी की उपलब्धि है। गरीबों का नुकसान किया इन्होंने। आयुष्मान योजना लेकर आए, हॉस्पिटलों के साथ घोटाला किया, गबन किया और गरीबों को एक फायदा नहीं मिल पाया। ये लेकर आए प्रधानमंत्री आवास, भाजपा के नेताओं के सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास है। एक आध बता दीजिए संगीता जी, बीच में रोकूंगी, एक आध बता दीजिए कि पीएम आवास में किस नेता का बना? मैं चैलेंज कर रही हूँ, नहीं प्रवीण जी, मैं चैलेंज कर रही हूँ चैनल के माध्यम से। क्या बताइए? पूर्वी कुछ खबरों को आगे बढ़ाना चाहती हैं। देखिए मंजूरी जी, यहाँ खबर आ रही है जहाँ उज्जैन में मतदान से पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव का अनोखा अंदाज देखने को मिला। जहाँ वोटिंग पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव अपने पिताजी से मिले, पिताजी के साथ हंसी मजाक कर सीएम का ये वीडियो भी सामने आया, जहां इस दौरान बेटे वाला रूप भी सीएम का देखने को मिला है। तस्वीरें देखिए, तो देखिए तस्वीरें सामने आई हैं, सुंदर तस्वीर, जहां वोटिंग से पहले अपने मताधिकार का उपयोग करने से पहले जो है सीएम डॉक्टर मोहन यादव अपने पिताजी से मिले हैं। और ये वीडियो भी अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां एक अनोखे अंदाज में सीएम डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं। और यहाँ देखिए मध्य प्रदेश में आखिरी चरण का मतदान जारी है। लोकतंत्र का ये महापर्व, जहां सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की कतार देखने को मिल रही है। खासा उत्साह मतदाताओं में, जहां इस दौरान पोलिंग बूथ से लोकतंत्र के महापर्व की खूबसूरत तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। स्क्रीन पर हम आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पहली तस्वीर आपको बता दें उज्जैन से है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मतदान किया है। मतदान केंद्र पर 81 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मदद की है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बुजुर्ग महिला के सारथी भी बने हैं। दूसरी तस्वीर झाबुआ से है, जहां घूंघट की ओट में आदिवासी महिलाओं ने मतदान किया है। माछलिया गांव की ये तस्वीर है, जहां खूबसूरत तस्वीर, जहां महिलाओं में भी जो है
आदिवासी महिलाओं में भी लोकतंत्र के महापर्व को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। आदिवासी महिलाएं बढ़ चढ़कर मतदान कर रही हैं। तीसरी तस्वीर बुरहानपुर से है, जहां लोकतंत्र के महापर्व की एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई है, जहां कनाडा में रहने वाले उपेन गुजराती अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए कनाडा से बुरहानपुर पहुंचे हैं और वोटिंग की है। चौथी तस्वीर बड़वानी से है, जहां बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह पटेल ढोल नगाड़ों के साथ परिवार सहित वोट करने पहुंचे हैं और कतार में लगकर वोटिंग की है, अपने मताधिकार का उपयोग किया है। वहीं पांचवी तस्वीर हम आपको रतलाम से बता रहे हैं। रतलाम झाबुआ संसदीय क्षेत्र के झाबुआ जिले की तीनों विधानसभाओं में मतदान जारी है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिले की तीनों विधानसभाओं में 97 पिंक बूथ बनाए गए हैं। साथ ही कड़ी सुरक्षा के इंतजाम भी यहां किए गए हैं। तो ये तस्वीरें, खूबसूरत तस्वीरें लोकतंत्र के महापर्व की 5 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बेशक बहुत अच्छी तस्वीरें हैं ये, और घूंघट की आड़ से भी लोकतंत्र का दीदार हो रहा है, ये देख के ही बहुत अच्छा लग रहा है। पवन जी को इन कर लेते हैं। पवन जी, ये आपका जो इस पूरे मसले को लेकर आपका आकलन क्या कहता है कि भाई चूंकि कांग्रेस कमजोर है इसलिए बीजेपी ज्यादा मजबूत होती जा रही है, या फिर बीजेपी का काम और उसकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि कांग्रेस कमजोर होती चली जा रही है? कैसे परिभाषित करेंगे दोनों? प्रवीण जी, इसमें कांग्रेस की जो कमी है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो भी जिस प्रकार का भी हम कह सकते हैं कि अनियमितता, भ्रष्टाचार या अन्य जैसा कि आरोप लगे हैं, अभी जो संगीता जी बोले थे आयुष्मान को लेकर या रोजगार को, ये जो अपनी कांग्रेस जो है वो अपनी बात को या सरकार के विरोध में जनता के पास पहुंच नहीं बना पा रही, अपनी बात को रख नहीं पा रही, समझा नहीं पा रही। तो मुझे लगता है कि जो ग्रास रूट पे जो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी काम करती है कि अपने मतदाताओं को या अपने परंपरागत जो वोटर हैं उनको समझाने में जो सफल होती है, वहाँ कांग्रेस की बहुत बड़ी कमी है। या उनके जो नेता हैं वो एक सामूहिक रूप से रणनीति नहीं बना पाते हैं, और रणनीति नहीं बना पाने के कारण उनका जो कार्यकर्ता है कांग्रेस का वो भ्रमित जैसा रहता है। वो आज कहते हैं कि सुबह कांग्रेस कार्यालय में बैठा होता है, वो शाम को भारतीय जनता पार्टी का गमछा पहन लेता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो धारणा कांग्रेस के जो नेतृत्व में जो है वो उसमें सुधार होने की आवश्यकता है। बहुत कमियां हैं, अगर हम लोग कमियां गिनाने बैठेंगे तो सत्ताधारी कोई भी पार्टी हो कमियां बहुत मिलती हैं, लेकिन जो जिस तरह की बातें चैनल पे या दूसरी जगह बैठ के जो की जाती हैं, अगर ये ग्रास रूट पे की जाती होती तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को निश्चित रूप से इसका लाभ मिलता, और यही एक कांग्रेस में कमी है। भारतीय जनता पार्टी के विषय में कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी 5 साल जो है चुनाव की तैयारी में जुटी रहती है। कांग्रेस अगर अपने आखिरी 1 साल में भी थोड़ी सी मेहनत कर ले तो मुझे लगता है कि जो मत विभाजन होता है कम से कम आसपास तो टिके। लोकसभा का जो मार्जिन होता है बहुत लंबा मार्जिन होता है, इससे हताशा का भाव उन नेताओं में होता है जो अगला चुनाव लड़ने की सोचते हैं। ठीक बात। तो अभी से जब धारणा विकसित हो जाती है कि साहब ये मार्जिन को पूरा कैसे करेंगे, तो ये एक कमी है कांग्रेस में, कांग्रेस के नेताओं में जो ठीक है। माफ कीजिए, वक्त इतनी ही चर्चा की इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और जैसे हमने कहा कि हम लगातार आपको इलेक्शन की पल पल की अपडेट देते रहे। ये 8 सीटों के जो लोग हैं यदि वोट डालने नहीं गए तो जरूर वोट डालिएगा। अब हमारी सहयोगी पूर्वी इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे।